मित्रों, नमस्कार। आप यदि मेरी शक्ल भूल गए हों और मेरी आवाज़ भी नहीं पहचान पाए हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मालवा में कहावत है कि आँख ओठ पहाड़ ओठ, तो नज़र आता है उसी से नमस्त होती है, तो नज़र नहीं आता है उसकी तो केवल आलोचना की जाती है, उससे बात कैसे की जाए। बहरहाल, मैं विष्णु बैरागी लंबे समय बाद आपके साथ सामने हाजिर हूँ अपनी चैनल बैरागी की बातें लेकर। मन ठीक नहीं है, तन तो बिल्कुल ठीक है, मन दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह से बिल्कुल एक जड़ता छाई हुई है। मनोदशा बड़ी बिल्कुल ठहरी हुई लग रही है, किसी काम में जी नहीं लगता। अ, ऐसे में मैं खूब मसाला होते हुए भी चुनाव के दिनों में तो लोग अखबार निकाल लिया करते हैं, और मैं चुनाव के दिनों में अपनी चैनल से भी गैर हाजिर हूँ आपके बीच से। इससे अंदाज़ लगा लीजिए मुझे अच्छे श्रोता मिल सकते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, फिर भी मैं इस मौके का लाभ नहीं उठा पाया। इससे मेरी मनोदशा का आप अनुमान लगा लीजिए। लेकिन इसके बाद भी घर से बाहर निकलना पड़ता, लोकाचार तो निभाना पड़ता है। तो कल मुझे बाहर जाना पड़ा एक पारिवारिक प्रसंग में। वहाँ पर मित्रों ने मुझे बैठा लिया, रोक लिया, बातचीत की, और उन्होंने मुझे मेरे 2 वीडियो याद दिलाए। उनका कहा, आप 2 बार कह चुके हैं चुनाव की बात में, चुनाव की बात चलनी स्वाभाविक थी, कि बैरागी जी आप 2 बार कह चुके हैं कि इस बार 400 पार में आपका भरोसा है और आपको लगता है कि बीजेपी 400 पार कर लेगी। अब जबकि चुनाव के 5 चरण के मतदान हो चुके हैं और छठा मतदान कल होना है, यानी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब आपका क्या सोचना है, क्या विचार करना है। मुझे याद आया कि 11 मार्च को मैंने अपना वीडियो डाला था कि क्यों ना हो 400 पार, और उसमें मैंने अपनी बात बताई थी। मेरे उस वीडियो से प्रभावित होकर या उससे प्रेरित होकर मध्य प्रदेश मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रांतीय सचिव जसविंदर सिंह जी अप्रैल में रतलाम आए थे। 13 अप्रैल को मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझसे लंबी बात की थी, और 14 अप्रैल को मैंने वीडियो डाला था। जसविंदर सिंह जी ने तो राज्यवार आंकड़े बताए थे कि इस बार 400 पार क्यों नहीं हो सकता, और 400 पार तो ठीक है, यदि भाजपा अपना बहुमत हासिल कर ले तो भी बड़ी बात होगी। और उनका सीधा समीकरण था कि इस बार 2014 और 2019 से जैसी स्थिति नहीं है, और इस बार प्रतिपक्ष बटा हुआ नहीं है। इस बार प्रतिपक्ष के वोट बटेंगे नहीं, भाजपा से आमना सामना सीधा होगा। इसलिए भाजपा की संभावनाएं कम से कम होती जा रही हैं, मतों का विभाजन नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा था कि 400 पार आंकड़ा पार करने के लिए भाजपा को अपनी मौजूदा सीटों की संख्या तो बनाए रखनी पड़ेगी, इसके अतिरिक्त तो उसे दूसरे प्रदेशों में भी सेंधमारी करके सीटें हासिल करनी पड़ेगी, जो अब सीधी लड़ाई होने की वजह से संभव नहीं लगता है। और फिर जसवंत सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, बैरागी जी 2024 के चुनाव में यदि खोना है तो केवल भाजपा को खोना है, प्रतिपक्ष को कुछ भी नहीं खोना है, उसे तो प्राप्ति ही होगी, भली 1 सीट की हो। इसलिए कल जब इतनी बात हुई तो मुझे दोनों वीडियो याद आ गए। मैंने सीधी तो कल मित्रों से बात नहीं की, लेकिन जिसे हुआ क्या कि घर आके मुझे बहुत सारी बातें याद आने लगी। मेरे इस बिस्तर में पड़े रहने की इस अवधि के दरमियान एक मित्र ने मुझे एक किसी ज्योतिषी की एक लिंक भेजी थी। उसने मुझे कहा था कि इसमें तुम्हारे पसंद की और तुम्हारे काम की बातें हैं। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं, अंधविश्वासी नहीं हूँ, तो मेरा मानना है कि हमारे कर्मफल ही हमारा भाग्य बनाते हैं। तो लेकिन वो लिंक मैंने देखी, तो उसके बाद मैंने जब भी यूट्यूब खोला तो पता नहीं यूट्यूब में ऐसी क्या व्यवस्था है कि आप यदि कोई विषय का सामग्री एक बार देख लेते हैं तो फिर उससे जुड़ी हुई ढेर सारी सामग्री आपके सामने आने लगती है। तो यूट्यूब ने मेरे सामने ज्योतिष चैनलों की वीडियो की ढेरियाँ लगा दी, एक के बाद थप्पियाँ लगा दी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन नास्तिक से नास्तिक आदमी को भी अपने भविष्य के प्रति उत्सुकता तो रहती है। तो मैं भी पंचतंत्र का पुतला हूँ, पंच तत्व का कमज़ोर आदमी हूँ, कितनी दुहाइयाँ दूँ, लेकिन अपने आने वाले कल के बारे में जानने की उत्सुकता तो होती है। और फिर चुनाव का मौसम हो तो इस लालच में मैंने फुर्सत में बैठे बैठे ये ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों वाली चैनल देखनी शुरू कर दी। मैंने देखा कि हर भविष्यवाणी करने को हर कोई ज्योतिष उतावला है, और एक बात खास रही इसमें कि सबका आत्मविश्वास बहुत प्रभावित करता है। जिसने बात की बड़े आधिकारिक भाव से बात की, लेकिन अजीब बात मैंने ये देखी कि जो चैनलें मेरे सामने आई उसमें लगभग 90% ज्योतिषी इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहे थे, और 10%
ज्योतिषी ही भाजपा को जिताने की बात कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा ये। एक फर्क और मैंने महसूस किया कि एनडीए गठबंधन को जिताने वाले ज्योतिषी इस तरह से बात कर रहे थे, अपने आप को शामिल करते हुए, वो अध्येता बन के नहीं बल्कि भागीदार बन के बात कर रहे थे, और अपने मोदी जी, अपनी पार्टी, अपना एनडीए, इस तरह से बात कर रहे थे। तो ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। और मुझे लगता है कि अध्येता को इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने विषय की बात करता है और वस्तुपरकता से ऑब्जेक्टिवली बात करता है कि भाई ये मैंने कुंडली देखी, ये ग्रह की दशा देखी। तो इंडिया को जिताने वाले लोग लगभग बड़ी तर्कशीलता से बात कर रहे थे, और भाजपा की संभावना जिताने वाले आत्मपरकता से बात कर रहे थे। इंडिया की संभावना वाले अधिक तर्कसंगत बात करते हुए नजर आए थे। और आज जब 8वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है, तो अब आज शाम से फिर लोग गणित लगाना शुरू करेंगे। पहले के 5 चरण में जैसा आपको मालूम है कि 2014 और 2019 के मुकाबले मतदान का प्रतिशत और आंकड़ा बहुत कम रहा है। आज भी मतदान कम होने के आसार हैं, अनुमान लगाए जा रहे थे। और इस कम मतदान को हर दल अपने अपनी सुविधा से व्याख्यायित करता है, अपने लिए लाभदायक बताता है। लेकिन जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, उनका मानना ये है, सामान्य धारणा ये है कि कम मतदान हमेशा सत्ता पक्ष को लाभदायक नहीं होता है, उससे नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। तो इसलिए मोटे तौर पर ये माना जा सकता है कि भाजपा को शायद उतना लाभ नहीं मिल पाए जितना मिलना चाहिए था, या जितनी अपेक्षा खुद भाजपा कर रहे होंगे, भाजपा वाले कर रहे होंगे। इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस बार आपने महसूस किया होगा कि कोई लहर नहीं थी। मुझे लगा था शुरू में कि इस बार 400 पार का नारा बिल्कुल छा जाएगा आसमान पर, और मोदी जी के नेतृत्व में गगन भेदी हुंकारें गूंजती रहेंगी आसमान में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, मुझे लगा था कि राम मंदिर का मुद्दा जरूर लोगों में काफ़ी असर डालेगा, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को मोदी जी ने या भाजपा ने या संघ परिवार ने इतना महत्वपूर्ण मान लिया था कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवा दी थी, जिसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। तो ये राम मंदिर का मुद्दा मुझे कहीं नज़र नहीं आया। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जितने सर्वेक्षण हुए थे, उन सर्वेक्षणों में राम मंदिर के मुद्दे को कुल 6% लोगों ने भी प्राथमिकता दी थी। और अगली बात है थी हिंदू मुसलमान की, तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे को इससे भी कम लोगों ने प्राथमिकता दी। तो गोया जिस बात की अनुमान था वैसे मुद्दे के नहीं रहे। तो शायद इसी वजह से हर चरण के बाद मुद्दे बदलते गए। और मुझे बहुत तकलीफ हुई ये देखकर कि हर चरण के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषा बहुत नीचे से नीचे उतरती गई, और हर बार उन्होंने पहले वाले पायदान से एक पायदान नीचे जाके उन्होंने भाषा की बात की कि बहुत पीड़ादायक है कि किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा वापरे। तो और स्थिति ये हो गई कि चूँकि कई लहर ने कहीं नहीं थी, तो कुछ चैनलों और अखबारों ने तो मोदी मैजिक फेल, लक्ष्य ध्वस्त जैसे शीर्षक दे दिए। बीबीसी के एक सर्वे में इंडिया को 255 और एनडीए को 252 सीटें दी गई थी। ये बड़ा विश्वसनीय लगता है, बहुत पास का है। लेकिन हिंद 22 नाम की यूट्यूब चैनल पर एडवोकेट रविंद्र कुमार ने कहा कि यदि चुनाव सचमुच में निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे तो एनडीए को 100 से अधिक सीटें नहीं मिलेगी, और 6वें चरण के मतदान में तो कुल 8 सीटों से अधिक नहीं मिलेगी। शर्त यही है कि चुनाव निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। फलोदी का सट्टा बाजार बड़ा चर्चित रहता है इन दिनों, मैंने देखा है। तो 3 दिन पहले मुझे एक मित्र ने एक लिंक भेजी थी फलोदी के सट्टा बाजार की। उसमें फलोदी के सट्टा बाजार में मध्य प्रदेश की 29 में से कांग्रेस को 7 सीटें दी थी। छिंदवाड़ा, मंडला, सतना, ग्वालियर, राजगढ़, झाबुआ, रतलाम और एक और कोई सीट नाम भूल रहा हूँ मैं, ये कांग्रेस को दी थी। किंतु आज फलोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को केवल 1 सीट दी, छिंदवाड़ा की, यानी 6 सीटें उसने कम कर दी। तो गोया आकलन ऊंचा नीचा हो रहा है। विप्र एस्ट्रोलॉजी के मुजीब मेहता है, वो बी सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने लगभग प्रत्येक चरण में बड़ा तार्किक विश्लेषण दिया और भाजपा को हर चरण में नुकसान बताया। आज के मतदान के चरण में मुजीब मेहता ने भाजपा को 85% का नुकसान बताया। किशोर एस्ट्रोलॉजी ने भविष्यवाणी की कि राहुल गांधी दोनों जगह से बहुत बुरी तरह से हारेंगे, और ये स्थिति हो सकती है, इतने निराश हो सकते हैं, वो इतने हताश हो सकते हैं कि कोई ताज्जुब नहीं कि वो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं।
सनसेट एस्ट्रो के गुरमीत सिंह के अनुसार मोदी बहुत बड़ी जीत के साथ वापस आ रहे हैं। अर्पित शुक्ला नाम के एक सज्जन अलग अलग सर्वेक्षणों को अपने चैनल पर प्रस्तुत करते रहते हैं, तो उन्होंने कल पाश्चात्य सर्वेक्षणों का आंकड़े दिए और उन्होंने अपने इंडिया को उन्होंने स्पष्ट बहुमत देता हुआ बताया। उन्होंने राज्यवार आंकड़े दिए हैं। मैं थोड़ी बात मेरी आज बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अर्पित शुक्ला ने क्या आंकड़े दिए हैं। उनका कहना था कि बिहार में 40 में से 22 सीटें एनडीए को और 18 इंडिया को मिलेगी। झारखंड में 14 में से दोनों को 7-7 सीटें मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 80 में से एनडीए को 50 और इंडिया को 30 सीटें मिलेगी। मध्य प्रदेश में, जहाँ पर अभी 28 सीटें भाजपा के कब्जे में है, बोले मध्य प्रदेश में भाजपा को 20 सीटें मिलेगी और कांग्रेस को 9 सीटें मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 अभी भाजपा के पास में है। तो इनका शुक्ला जी कहना है कि इसमें एनडीए को 6 मिलेगी और इंडिया को 5 मिलेगी। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हेरफेर होने वाला है। वहाँ 48 में से 17 सीटें एनडीए को मिलेगी, 29 सीटें इंडिया को मिलेगी और 2 सीटें अन्य को मिलेगी। गोवा की 1 सीट गोवा में 2 सीटें हैं, 1-1 सीट दोनों गठबंधनों को मिलेगी। गुजरात के 26 में से 22 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिलेगी और 4 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, मतलब यहाँ पर भी भाजपा को नुकसान होगा। राजस्थान में 25 सीटें हैं और शायद 25 की 25 अभी भाजपा के पास में है, लेकिन इस बार शुक्ला जी के सर्वे में, पाश्चात्य देशों के सर्वे में 15 सीटें एनडीए को दी हैं। वहाँ पर उन्हें 9 सीटों का नुकसान हो रहा है और 10 सीटें इंडिया गठबंधन को दी है। पंजाब में 13 में से कुल 1 सीट एनडीए को दी है और 10 इंडिया को दी है और 2 अन्य को दी है। हरियाणा की जो 10 की 10 अभी बीजेपी के कब्जे में है, वहाँ पर इस बार बीजेपी को, एनडीए को कुल 4 सीटें दी है और कांग्रेस को 6 सीटें दी है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 6 में से एनडीए को 2 और इंडिया को 4। मज़े की बात यह है कि इस बार बीजेपी ने कश्मीर की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, जबकि धारा 370 का ढिंढोरा पीट कर भाजपा ने सारे देश में वोट हासिल करने की कोशिश की है। उसी कश्मीर में 3 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। हिमाचल में 4 सीटें हैं, 4 की 4 ही बीजेपी के पास में है। इस बार 2-2 दोनों को मिलेगी, भाजपा को 2 का नुकसान होगा। उत्तराखंड में 5 है, 5 की 5 ही अभी बीजेपी के पास में है। इस बार बीजेपी को 3 मिलती बता रहे हैं वो, 2 कांग्रेस को, यानी यहाँ पर बीजेपी को 2 का नुकसान होगा। दिल्ली में 7 की 7 सीटें अभी बीजेपी के पास में है और उन्होंने एनडीए को 2 सीटें दी है और इंडिया को 5 सीटें दी हैं। शुक्ला जी कहना है कि मुझे इससे भी ज़्यादा बेहतर की उम्मीद है इंडिया के लिए, ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। पश्चिम बंगाल में अभी कुल 42 में से बीजेपी के पास 15 सीटें हैं, 18 सीटें हैं। इस बार शुक्ला जी के सर्वे में 15 सीटें उन्हें मिल रही है और 27 इंडिया गठबंधन को, वहाँ पर मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन नहीं है, वहाँ पर टीएमसी लड़ रही है। वहाँ पर उड़ीसा की 21 सीटों में से 4 एनडीए को मिल रही है, कांग्रेस को कुल 2 मिल रही है और 15 बीजेडी को मिल रही है। तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं, तो एनडीए को 6 मिल रही हैं और इंडिया कांग्रेस वालों को 11 मिल रही हैं। आंध्र प्रदेश में 25 में से 5 एनडीए को, बीजेपी को, 11 इंडिया को और 9 वाईआरएस कांग्रेस को, रेड्डी की। कर्नाटक की 28 सीटों में से इस बार बीजेपी को कुल मिला के 9 मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 38 मिल रही हैं। केरल में 20 सीटें हैं, 20 में से बहुत उदारतापूर्वक उन्होंने बीजेपी को 1 सीट दी है, बाकी 19 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी है। सिक्किम की 1 सीट बीजेपी को जाएगी। असम की 14 सीटें हैं, इसमें भी यहाँ नुकसान होने वाला है बीजेपी को, 7-7 सीटें दोनों गठबंधन को जा रही हैं। मेघालय की 2 सीटें हैं, 1-1 सीट दोनों गठबंधन को जा रही है। अरुणाचल की 2 सीटों में भी 1-1 सीट दोनों को जा रही है। नागालैंड की एकमात्र सीट उन्होंने कांग्रेस को दी है, इंडिया को दी है। मणिपुर की दोनों सीटें, आप जानते हैं मणिपुर में हालत ख़राब है, वहाँ पता नहीं बीजेपी के उम्मीदवार है भी कि नहीं है। वहाँ की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को दी उन्होंने, शुक्ला जी ने। मिजोरम की 1 सीट इंडिया को दी है। त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, 1-1 दोनों गठबंधन को दी है। अंडमान निकोबार की 1 सीट इंडिया को दी है। लक्षद्वीप की 1 सीट इंडिया को दी है। पांडिचेरी की 1 सीट
एनडीए यानी बीजेपी को दी है। दादरा नगर हवेली दमन दीव दोनों सीटें 2 की 2 बीजेपी को जा रही हैं और चंडीगढ़ की इकलौती सीट कांग्रेस को जा रही है। इस तरह से उन्होंने 227 सीटें इंडिया को यानी बीजेपी को माफ़ कीजिएगा, एनडीए को 227 सीटें और 288 सीटें उन्होंने इंडिया को दी है और अन्य को उन्होंने दी 28 सीटें। तो शुक्ला जी का कहना है कि पाश्चात्य सर्वेक्षणों के इस सर्वेक्षण के हिसाब से इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। एक और एक चैनल है धर्म ज्ञान। यहाँ के वहाँ के विशेषज्ञ श्री संत बेत्रा अशोका जी, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है, बड़ी बीजेपी के समर्थकों के लिए बड़ी उत्साहजनक घोषणा की है। इन्होंने कहा कि 418 सीटें मतलब 400 पार करेगी बीजेपी और 418 में प्लस माइनस 5 हो सकती है, लेकिन उनका अपना आंकड़ा 422 का है और बाकी सबको मिला के 128 सीटें मिलेगी। और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने साफ साफ दोनों का अपना वायनाड का और रायबरेली का परिणाम पे तो टिप्पणी नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राज्यसभा के जरिए संसद में जाना पड़ सकता है, उन्हें लोकसभा में शायद जगह नहीं मिलेगी। यानी इसका मतलब मैं ये अंदाज लगा रहा हूँ कि लोकसभा में बेत्रा जी के हिसाब से दोनों जगह से राहुल गांधी हार रहे हैं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है कि कांग्रेस की ये दुर्दशा होने के बाद में कांग्रेस में भगदड़ मचेगी और 4 जून के बाद ये देखना रोचक होगा कि कांग्रेस पार्टी कितने धड़ों में बढ़ती है और सबसे पहले युवा कांग्रेसी पार्टी छोड़ेंगे। जीडी वशिष्ठ एक सज्जन हैं, उन्होंने बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा कि दुनिया की कोई ताकत 2028 तक नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हिला नहीं सकती। लेकिन सब मिला के ज्योतिषियों का बहुमत इंडिया की सरकार बना रहा है, लेकिन इनमें भी राजीव नारायण शर्मा एक सज्जन हैं जो 4 PM पर बराबर ज़्यादा आते हैं और दूसरे सिद्धांत सहगल जो न्यूज नशा पे आते हैं। ये इन दोनों बहुत ही ललकारते हुए, चुनौती देते हुए, लिख के रख लीजिए, इस तरह की बातें करते हुए इंडिया की सुस्पष्ट बहुमत वाली सरकार बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन सरकार में आ रहा है और भाजपा सरकार या एनडीए सरकार किसी भी हालत में वापस नहीं ला रही है। लेकिन यदि मेरा निजी सवाल है तो कल जिन मित्रों ने पूछा था वो मेरा आज का वीडियो देख लें, आज लंबा हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की सरकार बनेगी। बड़ी अजीब बात होगी मेरी मुझसे सुनकर, क्योंकि सर्वे में राम मंदिर का असर भले 6% लोगों पर दिखाई दिया गया हो, लेकिन मैं आसपास महसूस करता हूँ कि इससे कहीं ज़्यादा लोगों पर राम मंदिर का असर अभी भी बना हुआ है। दूसरा, राष्ट्रवाद और धर्म, इन दोनों की धर्म यूँ तो एक नशा धर्म का ही काफ़ी होता है, लेकिन जब उसमें राष्ट्रवाद का बघाड़ लग जाता है तो आदमी फिर आंखें भी नहीं खुलती है। तो राष्ट्रवाद और धर्मांधता, इन दोनों का जो मिला जुला है, जैसे कहिए कि मूल पे ब्याज चढ़ गया, ऐसी हालत हो गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राम मंदिर का असर भी होगा और राष्ट्रवाद का असर बराबर होगा। विप्र एस्ट्रोलॉजी के मुजीब मेहता, ये तो मैंने बता दिया आपको मैंने ये। और 2023 के विधानसभाओं में आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मुझे अविश्वास क्यों हो रहा है इन सब पे, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने सबने देखा कि लगभग सारे सर्वेक्षणों और ज्योतिषियों को हमने असफल होते हुए देखा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सबने कांग्रेस की सरकार बना दी थी, लेकिन तीनों ही जगह कांग्रेस औंधे मुँह धूल दूषित हुई और वहाँ पर तीनों जगह भाजपा की सरकार बनी। इन सबसे और ऊपर आगे बढ़कर मुझे मोदी और शाह की दृढ़ संकल्पता, क्षमता और निरंतर परिश्रम का मैं इनका कायल हूँ। वे भले ही राष्ट्र प्रथम की दुहाई दें, लेकिन सच यह मित्रों, इनके लिए सत्ता प्रथम एकमात्र जीवन का लक्ष्य है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। वे 24 घंटे चुनावी मनोदशा में रहते हैं, हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, इसके अलावा कभी कुछ सोचते नहीं। आपने महसूस किया होगा। इसीलिए अब तो विदेशों में कहा जाने लगा है कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। वो पल पल अपनी चुनावी जमावट में व्यस्त रहते हैं और जमावट कितनी शानदार करते हैं, एक नमूना आप चुनाव आयुक्तों को देख लीजिए। पहले चुनाव आयुक्तों में 3 आयुक्तों में एक प्रतिपक्ष के नेता, एक प्रधानमंत्री
और एक अपने सर्वोच्च न्यायालय के सर्व मुख्य न्यायाधीश इन आयुक्तों की चयन सूची में चयन समिति में हुआ करते थे। तो मोदी जी ने बहुत ही चतुराई से थे, सफलतापूर्वक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस कमेटी में से निकाल दिया और तीनों के तीनों ही सब अपने जैसे कहिए कि आपके चुनाव आयुक्त अब मोदी जी के, भाजपा के कहिए, एनडीए के ये भोंपू बन के बैठे हुए हैं। और चुनाव आयोग ने तो इन्हें, एक सज्जन ने टिप्पणी की तो चुनाव आयोग तो खुद पोलिंग एजेंट बन के काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है जैसे खुद पोलिंग एजेंट हो। ऐसे चुनाव आयोग के होते हुए यदि भाजपा सरकार नहीं बने तो ये तो मेरे लिए दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा मित्रों। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, हिंद वाइस पर एडवोकेट रविंद्र कुमार जी ने कहा कि यदि निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो भाजपा 10 सीटों पर सिमट जाएगी और छठे चरण में 8 भी आएगी। लेकिन और पब्लिक इंडिया चैनल पर लेकिन जिस चुनाव के हम देख रहे हैं, चुनाव आयोग की दशा हम देख रहे हैं और जो व्यवस्था देख रहे हैं उसमें चलते शिकायत करने के महीने भर बाद तक भी शिकायतों पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे चलते हुए भाजपा 400 पार क्यों नहीं होगी, एनडीए की सरकार क्यों नहीं बनेगी। पब्लिक इंडिया चैनल पर संदीप के सवाल नाम के कार्यक्रम में एक दाढ़ी वाले सज्जन ने लखनऊ के मतदान केंद्रों का हाल सुनाया। एक केंद्र पर ईवीएम मशीन खराब हो गई, आधे घंटे बाद 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ। लेकिन मतदान शुरू होता उससे पहले बूथ के अंदर से एक भगवा गमछा डाले एक सज्जन बाहर निकले। इन सज्जन ने पूछा कि ये कौन है। उनके बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया कि ये सज्जन कौन है। चौकीदार का मैं समझा कर्मचारी हैं। बूथ प्रभारी से पूछा, बोले ये तो मॉक वोटिंग के लिए अंदर गए थे, जबकि मॉक वोटिंग तो 7 बजे से पहले हो जाती है। तो यह सज्जन 7:30 बजे बाद निकले हैं। ये सज्जन, इन सज्जन का कहना था कि पूरे लखनऊ के सारे मतदान केंद्रों पर लगभग ये स्थिति थी, भगवा गमछाधारी सारे लोग वहाँ पर तैनात थे। प्रतिपक्ष की टेबलें अपवाद स्वरूप भी किसी मतदान केंद्र पर लगी हुई थी और कुछ बूथों पर तो प्रतिपक्ष की टेबलें फेंक दी गई वहाँ पर और शासकीय मशीनरी मानो खुद चुनाव लड़ रही थी। ऐसा चुनाव आयोग हो और ऐसी मशीनरी हो तो भला बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनेगी, 400 पार क्यों नहीं होगा। फिर इस सबके बाद मोदी शाह की दृढ़ संकल्प था जिन पर मैं फिदा हूँ। उनका ध्येय वाक्य है, जंग और मोहब्बत में सब जायज है, उन्हें न देव भय है मित्रों, न ही लोग भय। राज भय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो खुद ही राजा हैं, इसलिए राज भय का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे में इंडिया के पक्ष वाले ढेर सारे सर्वेक्षण और ज्योतिष भविष्यवाणियाँ मुझे तनिक भी प्रभावित नहीं करती मित्रों। और मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, क्यों नहीं हो 400 पार, और मान लीजिए 400 पार नहीं भी हो तो भी आएगा तो मोदी ही। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अपनी यादों में बनाए रखिएगा और मेरी मदद कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा। लंबी बात हो गई है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका विष्णु बैरागी।